गुड इवनिंग बेटा। आज अपन इस वीडियो के माध्यम से अपन जो पूर्व में एक चैप्टर और पढ़ चुके हैं, यूनिट नंबर 1 बीकॉम फर्स्ट ईयर का फाइनेंशियल अकाउंटिंग का लेखांकन अवधारणाएं, परंपराएं, परिपाटियां या प्रथाएं और सिद्धांत, इसको अपन दोबारा रिवाइज कर लेते हैं। और इसमें जो पॉइंट्स में आपको कुछ डाउट्स वगैरह निकलेंगे, फिर आप लोग उसमें क्वेश्चन करिएगा। ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है और अक्सर यूनिट नंबर 1 अकाउंट में पूछता है इसके बारे में कि लेखांकन अवधारणाओं से या परंपराओं से या सिद्धांतों से आप क्या समझते हैं। तो अपन पहले तीनों का मतलब समझ लेते हैं और तीनों का मतलब समझने के बाद फिर इसके पॉइंट्स को अपन डिस्क्राइब करेंगे। लेखांकन अवधारणाएं अपन किसे कहते हैं? लेखांकन अवधारणाएं क्या होती है? तो लेखांकन अवधारणाओं को अपन इस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं कि वे समस्त नियम, उपनियम, कायदे और कानून जो व्यवसाय व्यापार में स्वयं सिद्ध होते हैं, अर्थात उसको किसी व्यक्ति के मानने या ना मानने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, उन समस्त नियमों, उपनियमों को अपन लेखांकन अवधारणाएं कहते हैं। मैं रिवाइज कर रहा हूं। वे समस्त नियम, उपनियम, कायदे और कानून जो व्यापार, व्यवसाय और वाणिज्य के क्षेत्र में स्वयं सिद्ध है, इसमें आपको याद रखना है जो स्वयं सिद्ध है, सेल्फ प्रूफ जो है, तो स्वयं सिद्ध नियमों, उपनियमों को अपन क्या बोलते हैं? लेखांकन अवधारणा बोलते हैं। इसके बाद हमारा आता है फिर लेखांकन परंपरा या प्रथा या परिपाटियां। एक ही चीज है, तीनों एक ही चीज है। परंपरा बोल लीजिए, परिपाटियां बोल लीजिए या प्रथाएं बोल लीजिए। तो इसकी अपनी परिभाषा करने के लिए हमको एक वर्ड जानना बहुत जरूरी है, उसको बोलते हैं आम सहमति। अवधारणाओं में किसी की सहमति की कोई आवश्यकता नहीं है, वो स्वयं सिद्ध है। आप चाहे मानिए और ना मानिए उसको, उससे फर्क नहीं पड़ना, वो ऑटोमेटिक सेल्फ प्रूफ है, आपको मानना ही पड़ेगा, उसको बोलते हैं लेखांकन अवधारणा। लेकिन व्यापार व्यवसाय में कुछ बातें ऐसी होती हैं जो आम सहमति पर आधारित होती हैं, अर्थात जितने भी राइटर हैं, जितने भी उद्यमी हैं, जितने भी लेखक हैं, जो भी व्यवसायी है, ये सब आपस में तय करते हैं कि हाँ अपन इस नियम को इस प्रकार से फॉलो करेंगे। उसको अपन क्या बोलते हैं? लेखांकन परंपरा या परिपाटियां या प्रथाएं बोलते हैं। ठीक है। और तीसरा हमारा आता है लेखांकन सिद्धांत, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। तो इन दोनों के आधार पर, किसके आधार पर? लेखांकन अवधारणाओं और परंपराओं के आधार पर बनने वाले नियमों, उपनियमों को अपन क्या बोलते हैं? लेखांकन सिद्धांत बोलते हैं। अर्थात इनकी उत्पत्ति, लेखांकन सिद्धांत की उत्पत्ति जो होती है वो किसके बेस पे होती है? लेखांकन अवधारणाओं और परंपराओं के आधार पर होती है। The accounting principle is originated on the basis of the accounting concept and also conversation या concept। ठीक है। मैं तीनों को फिर से रिवाइज कर रहा हूं। अकाउंटिंग, लेखांकन अवधारणा क्या है? इसका बेसिक जो वर्ड है ये स्वयं सिद्ध, वे समस्त नियम, उपनियम, कायदे और कानून जो स्वयं सिद्ध होते हैं। अवधारणा आम सहमति पर आधारित होते हैं, परंपरा, और इन दोनों के आधार पर जो नियम, उपनियम बनते हैं उसको क्या बोलते हैं? लेखांकन सिद्धांत। ये आपका चैप्टर नंबर 2 दिया हुआ है, बीकॉम फर्स्ट ईयर का है, इसको आप लोग देखिएगा, है ना। इसके कुछ खास पॉइंट भी होंगे, जिस पॉइंट को मैं डिक्टेट कर दे रहा हूं, किताब में भी होगा, उसमें भी होगा। आप ये ध्यान दीजिए, अगर एग्जाम में पूछता है तो जो पॉइंट्स हैं वो कॉमन है, ज्यादातर पॉइंट्स कॉमन है, एक आध दो पॉइंट का हेरा फेरी है, वो भी उसी के बेस पे ही बना है। ठीक है ना। तो पॉइंट जो मैं बोल रहा हूं और उनको डिक्टेट कर रहा हूं, इनको आप याद कर लीजिए। मैं 12-14 पॉइंट बताऊंगा आपको अभी। अगर आप 8 से 10 पॉइंट भी याद कर लेते हैं, 8-10 पॉइंट भी याद कर लेते हैं, तो आप एग्जाम में आराम से लिख सकते हैं। ठीक है। जिसमें सबसे पहला पॉइंट जो है वो होता है मुद्रा मापन की अवधारणा। ये परिभाषा भी है अकाउंटिंग की। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था अकाउंटिंग की परिभाषा क्या होती है? व्यापार, व्यवसाय, वाणिज्य में किए गए समस्त व्यवहार जिनका अंशतः कुछ हिस्सा मौद्रिक प्रकार का होता है। मौद्रिक माने मुद्रा, जिसको पैसे में अपन वैल्यूएशन कर सके, तौल सके,
उनको विधिवत रूप से संग्रहित करना, कलेक्शन करना, क्लासिफिकेशन करना, ट्यूबुलेशन करना और इस प्रकार से रिप्रेजेंटेशन करना ताकि निश्चित उद्देश्य की प्राप्ति हमारी हो सके। सरल भाषा में कैसे बोलोगे? वे समस्त नियमों, वे व्यापार, व्यवसाय और वाणिज्य में किए गए वे समस्त काम जिनका कुछ हिस्सा मौद्रिक प्रकार का होता है, उनको लिखने की क्रिया को अपन क्या बोलते हैं? अकाउंटिंग बोलते हैं। तो पहले ही पॉइंट हमारा है मुद्रा मापन की अवधारणा बोलिए, मुद्रा मापन का सिद्धांत बोलिए या जो बोलिए। मुद्रा मापन मतलब व्यापार व्यवसाय में आपको सिर्फ उन बातों को ही लिखना है जिनका संबंध किससे होता है? पैसे से। ऐसी कोई भी बातें जिनका संबंध पैसे से नहीं होता है, उन बातों को आपको नहीं लिखना है। पहला पॉइंट हो गया मुद्रा की मापन अवधारणा। दूसरा पॉइंट हमारा होता है दोहरे पक्ष की अवधारणा, डबल अकाउंटिंग सिस्टम। ये चैप्टर भी अपन ने कल के वीडियो में पढ़ा भी होगा। और बेटा उसमें अगर किसी का भी कोई डाउट होगा, आप लोग या तो ओके बोला करिए, समझ में आप लोग को आ गया, रिप्लाई मारिए जरूर। अटेंडेंस मैं ले रहा हूँ रजिस्टर में, ठीक है? अटेंडेंस मैं ले रहा हूँ। हमको सितंबर के अटेंडेंस रजिस्टर अक्टूबर 5 तारीख को प्रिंसिपल सर को देना भी है ना? तो इसलिए आप लोग क्वारी क्या किए, डाउट्स पूछा किए और ओके अगर समझ में आ रहा है तो रिप्लाई समझ में आ गया सर लिखा करिए। आप लोग इंटरेक्ट नहीं करते कोई भी चीज़, बस मैं वीडियो डाल दिया, आप लोग देख लिए, साइलेंट हो गए। ये आपका नुकसान है, मेरा नहीं है। मैं तो क्लास ले रहा हूँ। एक तो अपन लोग विपरीत परिस्थिति में चल रहे हैं अभी, पता नहीं ये कोरोना अपन को कब तक ऐसा परेशान करेगा, है ना? और अपन लोग बहुत परेशानी में चल रहे हैं हर तरीके से। लेकिन जो भी स्मॉल स्केल पे भी अपनी स्टडी हो रही है, उसमें कम से कम कन्वर्सेशन तो हो कि हाँ भाई समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, ये कौन सा पॉइंट नहीं आया, कौन सा पॉइंट समझ में आ गया, उसको छोड़कर जो नहीं आया मैं उसमें आगे बढ़ूँ। फिर अभी तो प्रैक्टिकल चालू नहीं किया मैं जानूँ तो पहले थ्योरी ले रहा हूँ हर यूनिट का, तो ये एक साइड से हमारा सिलेबस तैयार हो जाए, कोर्स कंप्लीट होगा उसका। तो सेकंड पॉइंट हमारा होता है दोहरे पक्ष की अवधारणा। व्यापार, व्यवसाय, वाणिज्य में किए गए प्रत्येक कार्य का कितना प्रभाव पड़ता है? 2। कल भी मैंने बताया था, अगर आपने 5 रुपए की पेंसिल खरीदा तो पेंसिल आएगी, पैसा जाएगा, बेचा पेंसिल जाएगी, पैसा आएगा। क्लियर है? मतलब आप कोई भी काम करिए, आप कुछ भी लेन देन करिए, आपका डबल प्रभाव पड़ेगा। यही हमारा कहलाता है क्या? डबल अकाउंटिंग सिस्टम। मैंने व्यापार में आप कोई भी काम करिए, आपके हर किए गए कार्य का कितना प्रभाव पड़ेगा? 2 प्रभाव पड़ेगा। ये सेकंड पॉइंट हमारा हो गया। थर्ड पॉइंट हमारा क्या होता है? पृथक अस्तित्व की अवधारणा। पृथक अस्तित्व। मेरा नाम क्या है? A.H. खान। मेरे फादर का नाम क्या था? स्वर्गीय G.H. खान। मैं अपने पिता की संतान हूं, लेकिन समाज में उनका अलग पहचान थी, मेरी अलग पहचान है। ठीक है ना? तो अपन 11वीं में फाइनल अकाउंट में पढ़े हैं, अंतिम स्थिति विवरण जो बनाते हैं, मिस्टर एक्स वाई जेड का व्यापार खाता, मिस्टर एक्स वाई जेड का व्यापार खाता। क्या मतलब इसका? वो व्यापार खाता किसका है? मिस्टर एक्स वाई जेड की कंपनी का है, एक्स का नहीं है ना, वाई का है। वो किसके लिए बना रहे हैं? उसकी कंपनी के लिए बना रहे हैं। मतलब जब एक व्यापारी व्यापार चालू करता है तो जो खाते बनाए जाते हैं ना, वो व्यापार के लिए होते हैं, व्यापारी के लिए नहीं होते। ये अलग बात है कि व्यापार में चाहे लाभ हो चाहे हानि हो, फेस कौन करेगा? व्यापारी, क्योंकि वो सच्चा है स्वामी। लेकिन जो खाते बनाए जा रहे हैं किसके लिए बनाए जा रहे हैं? व्यापार के लिए, ना कि व्यापारी के लिए। रिजल्ट क्लियर? फिर नेक्स्ट पॉइंट हो आएगा चालू व्यापार की अवधारणा, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। चालू व्यापार की अवधारणा। देखिए, जब कोई भी व्यापारी व्यापार जब चालू करता है तो उसकी मंशा क्या होती है? उसकी मंशा ये नहीं होती है कि मैं व्यापार को 2 महीने चलाऊंगा या 4 महीने चलाऊंगा या 6 महीने चलाऊंगा। वो अपने दिमागी स्टेटस बना के रखता है कि व्यापार बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूं, अगर चल निकलेगा तो खूब चलाऊंगा, बिजनेस को और आगे बढ़ाऊंगा और आगे बढ़ाऊंगा। आगे कितना बढ़ाएगा उसकी लिमिट नहीं है, आते जाएगी पूंजी, कमाता जाएगा, लगाता जाएगा, बिजनेस बढ़ता जाएगा। कोई भी व्यापारी ये नहीं सोचता है कि मेरा व्यापार 5 साल के लिए चालू कर रहा हूँ या 2 साल के लिए कर रहा हूँ या 20 साल के लिए कर रहा हूँ। जब तक कमाऊंगा तब तक मेरा व्यापार अपरिमित, असीमित और अनंत समय तक चलता रहेगा। क्लियर है? अब इस बार 5वां पॉइंट 6वां पॉइंट जो आते हैं ना, वो एक दूसरे का अपोजिट है। महत्वपूर्णता, मेटलिटी कॉन्सेप्ट, महत्वपूर्णता संबंधी अवधारणा। व्यापार में हम लोग बहुत सारी बातें करते हैं, व्यापार में हम लोग बहुत सारी चीजें करते हैं, हमको सिर्फ उस बातों को ही दिखाना है जो व्यापार के लिए बहुत ही जरूरी होती है।
ऐसी बातें जो अनावश्यक बातें हैं, जो जिनका अनावश्यक बातें कौन सी होंगी, जिसका व्यापार से संबंध, जिसका पैसे से संबंध नहीं होगा। वही फर्स्ट वाला पॉइंट, मुद्रा मापन की अवधारणा, मतलब वो पॉइंट जिसका संबंध पैसे से है, व्यापार के लिए है, उसको क्या करना है, दिखाना है। इसको बोलते हैं क्या, महत्वपूर्णता संबंध, यानी व्यापार के लिए वो समस्त बातें जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिनका संबंध पैसे से होगा, उसको पूरा दिखाइए, उसको दिखाइए। और छठवां पॉइंट है फुल डिस्क्लोजर, पूर्ण प्रकटीकरण। अब जो बातें महत्वपूर्ण है उसको पूरा दिखाना है, आधा अधूरा नहीं दिखाना है, 10 उल्टा एक दूसरे का, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट तुम्हारा आएगा लेखांकन अवधि की अवधारणा। लेखांकन अवधि, अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट, ठीक है। वर्ष सामान्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं। वर्ष कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है वित्तीय वर्ष, एक होता है कैलेंडर वर्ष। वित्तीय वर्ष कब चालू होता है, 1 अप्रैल, खत्म कब होता है, 31 मार्च को। कैलेंडर वर्ष कब चालू होता है, 1 जनवरी, खत्म कब होता है, 31 दिसंबर को। अगर आप अपने खाते को वित्तीय वर्ष के हिसाब से चल रहे हो तो हर साल खाता वित्तीय वर्ष के हिसाब से मार्च को बंद करिए, अप्रैल को स्टार्ट करिए। और कैलेंडर वर्ष चल रहे हैं तो हर साल जनवरी चालू करिए और दिसंबर को खत्म करिए। अगर कभी वित्तीय वर्ष के हिसाब चलाएंगे, कभी आप कैलेंडर वर्ष चलाएंगे, तो खाता बनाने में अनियमितता आएंगी, सही लाभ हानि का आकलन नहीं हो पाएगा, ठीक है। उपार्जन की अवधारणा है सिद्धांत। उपार्जन है एक्रूड करना, कमाना, अर्जन करना। एक व्यापारी के द्वारा व्यापार में लाभ हानि की गणना करने में बिक्री मान ली जाए, कब, जब बिक्री हो जाए, चाहे नगद हो चाहे उधारी हो। ये मान सकते हो कि पैसा आपका मिल जाएगा, लेकिन सिर्फ बिक्री का ऑर्डर मिलना बिक्री नहीं मानी जाती, और बिक्री नहीं मान करके तो बिक्री में शामिल नहीं करते। तो अर्जन की अवधारणा क्या बताता है कि व्यापारी के द्वारा व्यापार में लगाई गई पूंजी यदि वित्तीय वर्ष के अंत में वित्तीय वर्ष के अंत में बढ़ जाती है, 1 लाख से बिजनेस चालू किया आपने, साल के आते आते वो आपकी पूंजी आपने देखा 1.25 लाख हो गया। क्या मतलब इसका, आपने 25,000 रुपए अर्जन कर लिया। You already earned 25,000 rupees as a profit from your own business. So we call it is the accrued concept, अर्जन concept, ठीक है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट हमारा क्या होता है, ऐतिहासिकता। ऐतिहासिकता माने आप संपत्ति को हमेशा जो दिखाते हैं बिजनेस में वो लागत मूल्य पर दिखाइए। अगर संपत्ति, भूमि, भवन, प्लांट, मशीन खरीदे हैं, लाए हैं, लगवाए हैं, स्थापित किए, चालू किए, उसको उसकी लागत पे दिखाइए। लेकिन संपत्ति ऐसी है जिस पे ह्रास लगता हो तो उसकी ह्रास की लागत को, ह्रास के अमाउंट को लागत में से घटा दीजिए, ठीक है। इसके बाद पढ़ना था रूढ़िवादिता की अवधारणा या सिद्धांत। रूढ़िवाद, बिजनेस का भी एक रूढ़िवाद। हमारे देश में बहुत पहले समय में बहुत सारे रूढ़िवाद चलते थे, है ना। कब वहाँ कुछ चिल्ला रहे तो बोले मेहमान आने वाला, ये रूढ़िवाद है ना। और कई प्रकार की बातें थी, है ना, उसमें मैं नहीं जाऊँगा। पैर के ऊपर पैर रख के नहीं हिलाना चाहिए, है ना, ऐसे बोलते थे। पानी खड़े होकर नहीं पीना चाहिए, और बहुत सारी बातें हैं। ये रूढ़िवाद, इसी को रूढ़िवाद बोलते हैं। तो बिजनेस की भी एक रूढ़िवाद थी। क्या रूढ़िवाद थी, लाभ की चिंता मत करो, या उसको साहित्यिक भाषा में बोलेंगे लाभ की प्रत्याशा मत कीजिए। लाभ की प्रत्याशा मत कीजिए, भविष्य में होने वाले हानि की व्यवस्था पहले करिए। अपन लाभ हानि खाता जब बनाते हैं अंतिम खाते में, तो आप लोग सुने हो नहीं सुने हो, अशोध ऋण क्या होता है, अप्राप्त ऋण क्या होता है, डूबत ऋण क्या होता है, संदिग्ध ऋण क्या होता है। अशोध ऋण क्या होता है, जो पैसा डूब गया, नुकसान तो हो गया। अशोध ऋण प्रावधान क्या होता है, वो डूबा नहीं है। अपन सोच रहे जब इतना डूबा है तो और डूब सकता है, उसके लिए पहले से बनाइए फंड। सो दिस इज कॉल्ड अ बैड डेब्ट्स प्रोविजन और रिजर्व। यही होता हमारा रूढ़िवाद कि लाभ की चिंता मत करिए, लाभ होगा तो आप ही को मिलेगा, लेकिन अचानक अगर नुकसान होगा तो कहां भरपाई करेंगे आप। इसलिए पहले से सेफ हो जाइए कि आपका शायद पैसा डूब सकता है, जिसका रिकूपमेंट यानी जिसकी क्षतिपूर्ति आप करने के लिए पहले से फंड बना के रखे हुए हैं, ठीक है। इसके बाद में आ जाइए प्रमाणक। लिखित प्रमाणक यानी जो भी अपन चीज दिखाते हैं, प्रमाणक यानी वाउचर्स। अपन किताबों में जो भी चीज रिकॉर्ड में दिखा रहे हैं उसका हमारे पास वाउचर होना चाहिए, ठीक है ना। आय व्यय मिलान, लास्ट है हमारा आय व्यय मिलान की अवधारणा। आय व्यय मिलान माने जब अपन जैसे मान लीजिए वर्ष का चला, प्रीवियस ईयर क्या चला 19-20, आप एडमिशन कब लिए 20-21 में एडमिशन लिए, इसमें एग्जाम दोगे, तो जब अपन लाभ हानि की गणना करते हैं तो अपन उसमें पढ़े नहीं पढ़े हैं, आदत को एडजस्ट करो, पूर्वत को एडजस्ट करो, उपार्जित को एडजस्ट करो, अनुपार्जित को एडजस्ट करो। क्या है इसका मतलब ये है कि अगर किराया दिया 500 रुपए किराया दे दिया, 200 देना बाकी रहा,
यानी इस साल किराया कितना होगा 700, क्योंकि 500 दे दिया, 200 देना बाकी रह गया ना, देना था उसको भी 700। हमको इस ईयर से मतलब है, चाहे दे दिया हो, चाहे देने वाला हो, चाहे ले लिया हो, चाहे लेने वाला हो, आपको हर उस अमाउंट को जो इस पर्टिकुलर ईयर से रिलेटेड है, लाभ हानि से संबंधित है, आपको दिखाना पड़ेगा। इसीलिए बोल जाता है ना, अगर नहीं दिया गया आदत है तो जोड़िए खर्चे में, ज्यादा दे दिया अगले साल का भी एडवांस दिया है माइनस कर दीजिए। इनकम कमा चुकी नहीं मिलेगी, मिलेगी उपार्जन दिखाइए, एडवांस अनुपार्जित इनकम पहले से मिल चुकी है अगले साल की माइनस कर दीजिए। कुल मिलाकर के अदत्त पुरदत्त हो, अनुपार्जित हो या अर्जित हो, हर कंडीशन में आपको उसको एडजस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि आय व्यय मिलान जब करते हैं तो एक पर्टिकुलर 2019-20 की गणना कर रहे हैं, तो 19-20 की इनकम में से ही 19-20 के खर्चों को क्या करेंगे, माइनस करेंगे। अपन पॉइंट को शुरू से रिवाइज कर लें, ठीक है। पहले मुद्रा मापन क्लियर है, पैसे का संबंध जिससे होता है उसको लिखना चाहिए। लेखांकन अवधि हर साल खाते की निश्चित तारीख को ही बंद करना चाहिए, दिसंबर से दिसंबर, जनवरी से दिसंबर। चालू व्यापार लगातार चलता रहेगा। पृथक अस्तित्व व्यापार का संबंध व्यापारी से अलग होता है। आय अर्जन की पूंजी लगाया गया था, वो लास्ट में वर्ष के आखिर में बढ़ गई, मतलब कमा लिया पैसा। आय व्यय मिलान अभी लास्ट में बताया आपको, एक पर्टिकुलर ईयर के लाभ हानि की गणना करते समय उस ईयर के खर्चे में से उस ईयर की इनकम को ही घटाना चाहिए। महत्वपूर्णता पूर्ण पढ़ने के महत्वपूर्ण जो जरूरी उन्हें भी दिखाइए, अनावश्यक बात को छोड़िए, अब जो जरूरी है उसको पूरा पूरा दिखाइए। पूर्ण प्रकटीकरण प्रमाणक होना चाहिए। दोहरे बनाना, व्यापार में प्रत्येक कार्य का कितना प्रभाव पड़ता है, 2, जितना डेबिट उतना क्रेडिट। ऐतिहासिक एकरूपता, हर साल खाते हैं निश्चित नियम, एकरूपता सॉल्ट से एकरूपता छूट गया तुम्हारा। एकरूपता माने होती है, अब जैसे अपन ह्रास लगाते हैं तो अपन ऐसे कर थोड़ी पड़ते हैं, इस साल स्थायी से लगा दो, अगले साल क्रमागत लगा देंगे, फिर स्थायी लगा देंगे, फिर इससे लाभ हानि की गणना करने में भ्रांतियां होंगी और सही सही लाभ हानि का आकलन नहीं हो पाएगा। इसलिए हर साल लाभ हानि की गणना करना हमको पड़ता है और वित्तीय स्थिति सही दिखाना पड़ता है नियम के तहत। इसलिए लाभ हानि खाते में हम जब बनाते हैं तो संपत्तियों का ह्रास हमको एक निश्चित विधि से ही लगाना चाहिए। अगर स्थायी चल रही तो लगातार स्थायी, क्रमागत चल रही तो लगातार क्रमागत, ठीक है। और इसी के बेस पर बोला जाता है क्या, इसी के बेस जाता है हम लोग अंतिम खाते जब पढ़ते हैं और चिट्ठा बनाते हैं, हम लोग क्या बोलते हैं, चिट्ठा बराबर आ गया, संपत्ति बराबर दायित्व आ गया। इसमें क्या सवाल हमारा माना जाता है कि सही, जरूरी नहीं कि सही छो, उसका गलती कर सकते हैं, उसको दोनों तरफ गलती लिख देंगे, अमाउंट इधर ज्यादा लिख दिया, इधर ज्यादा लिख दिया, बराबर तो आ जाएगा, एरर तो रहेगा। लेकिन समान रूप से माना जाता है कि अगर आपने चिट्ठा बनाया और चिट्ठे का जो संपत्ति और दायित्व को बराबर आ गया तो क्या माना जाता है आपका, वो सही, ठीक है। तो इसके आप लोग तैयार कर लीजिए नोट्स। मैं बीच में एक टेस्ट में लूंगा, मोबाइल के माध्यम से क्वेश्चन लूंगा, उसका आप लोगों को आंसर लिख करके भेजना पड़ेगा। ये फर्स्ट यूनिट टेस्ट रहेगा आपका, मोस्ट प्रोबेबल है ये, मैं कल या परसों लूंगा। क्वेश्चन आपको वही दूंगा जो पढ़ा रहा हूँ और उसको आपको बहुत ज़्यादा नहीं लिखना है, कम लिखना है और पॉइंट्स को मेंशन करते हुए लिखना है कि डिटेल आप क्या लिख रहे हैं, ठीक है। बाकी पर कल नेक्स्ट आगे।